हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो एज वी ऑल नो कि हम DSSB के लिए या मैं कहूँ सभी DGT एग्जाम्स के लिए हम क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम जो DSSB NVS KVS में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रिवीजन क्लास होगी। तो ये बायोलॉजी की फर्स्ट रिवीजन क्लास है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आने के भी चांसेस है और इवन ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है बेसिकली। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट इज क्रोमेटिन कंटेन्स। ठीक है, कि जो क्रोमेटिन है वो क्या कंटेन करता है? DNA एंड RNA, RNA एंड हिस्टोन, DNA एंड हिस्टोन या फिर DNA RNA प्लस हिस्टोन। सो एज वी ऑल नो कि क्रोमेटिन कंटेन DNA प्लस RNA प्लस protein that is histone. So सो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका थर्ड ऑप्शन, सॉरी लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, DNA RNA हिस्टोन, ये क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्रोमेटिन क्या कंटेन करता है? क्रोमेटिन कंटेन DNA RNA एंड प्लस हिस्टोन। इज दैट क्लियर? तो जो आपका डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? अब बात करूं अगर मैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ क्रोमेटिन इज, ठीक है, chemical composition of chromatin is कि chemical composition of chromatin is। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात करेंगे DNA, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? DNA एज वी ऑल नो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो DNA का कितना परसेंट? दैट इज 31%। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है RNA, ठीक है, नेक्स्ट आता है RNA दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये कितना होता है? 2 to 5%। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है हिस्टोन प्रोटीन दैट इज अप्रॉक्स 36%। इज दैट क्लियर? हिस्टोन प्रोटीन दैट इज बेसिक प्रोटीन 36%, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसका परसेंट कितना होगा? दैट इज 28%। दैट इज 28%। तो ये कैसा था? दैट इज बेसिक और ये एसिडिक, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन दैट इज एसिडिक प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन दैट इज बेसिक प्रोटीन। तो ये क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन है किसका? क्रोमेटिन का। इज दैट क्लियर? सिंपल सा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस, आपको 4 वायरसेस गिवन है, बताना है कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट RNA टू DNA। तो पहला है TMV, टोबैकोमोज़ेक वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, रियो वायरस, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वायरस है? तो दैट इज HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? कि जो आपका बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ा होगा, डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ग्रिफिथ के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है प्रोटीएजेस, दूसरा है आपका RNases, ठीक है, DNAs, और बोथ A एंड B। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोटीएज की बात करूं तो ये क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन
डाइजेस्टिव एंजाइम। आफ्टर दैट RNAs, तो RNAs की बात करें तो दैट इज एज वी ऑल नो RNA डाइजेस्टिव एंजाइम, RNA डाइजेस्टिव एंजाइम, DNAs दैट इज DNA डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, पूछा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम की ग्रिफिथ के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है, तो वो दो एंजाइम है, कौन कौन से, तो वो है, एक तो है प्रोटीएज और दूसरा है RNAs। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका डी ऑप्शन होगा बोथ A एंड B दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच पार्ट ऑफ जीन, कि इनमें से विच पार्ट ऑफ जीन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर mRNA। ठीक है, कि मैच्योर mRNA में जीन का कौन सा हिस्सा उपलब्ध नहीं होता है, एक्सोन, इंट्रॉन, प्रोमोटर या फिर कोई भी नहीं। तो एज वी ऑल नो कि जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जीन is not available, intron is not available, intron is not available in mature mRNA that is messenger RNA। ठीक है, इंट्रोन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर RNA। इज दैट क्लियर? तो जो आपका बी ऑप्शन होगा, सॉरी फॉर दैट, कि जो आपका बी ऑप्शन होगा इंट्रॉन दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्राइट। इज दैट क्लियर? कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि ऑक्सीकरण करता है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोकोकस, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर, फोर्थ है सी है आपका A एंड B या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो है नाइट्रोकोकस। कौन सा है? दैट इज नाइट्रोकोकस। तो जो नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया है, bacteria that oxidize ammonia, that oxidize ammonia into nitrite। Okay, nitrococcus is a bacteria that oxidize ammonia to nitrite। Okay, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोकोकस दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल आप सबने पढ़ी होगी, कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डेंट्रिफिकेशन। ठीक है, कभी कभी इनके स्टेप्स भी पूछ लिए जाते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि कन्वर्जन होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, किस में? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में। किस में होता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ओके, आफ्टर दैट अमोनिफिकेशन, इसमें क्या होता है? कन्वर्जन होता है डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड का, किस में? अमोनिया में। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का, किस में? इनटू नाइट्रेट्स में। और डेंट्रिफिकेशन, ठीक है, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट ये फिर से कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। इज दैट क्लियर? किस में कन्वर्ट होते हैं? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। तो जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट नाइट्रोजन इज, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये 2 स्टेप में होता है, पहला है नाइट्राइट फॉर्मेशन और दूसरा है नाइट्रेट फॉर्मेशन। ओके, 2 स्टेप में होता है नाइट्रेट फॉर्मेशन और दूसरा होता है नाइट्राइट फॉर्मेशन। तो जो नाइट्राइट फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि जो अमोनिया है आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, कौन से बैक्टीरिया के थ्रू? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। आफ्टर दैट नाइट्रेट फॉर्मेशन में जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, किसके थ्रू? नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। और क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्राइट, तो दैट इज नाइट्रोकोकस। ठीक है, दैट इज नाइट्रोकोकस की अमोनिया ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट की इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइट फॉर्मेशन और नाइट्रेट फॉर्मेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट, कि इनमें कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्वर्टेज एज वी ऑल नो दैट इज एंजाइम जो क्या करता है? दैट कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ सुक्रोज
into fructose and glucose, that is important। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और जाइमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जाइमेज भी एक एंजाइम है जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स एट कैटेलाइज द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पूछ भी लिया जाता है कि किस में होता है, तो होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज जाइमेज। और उसमें भी पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम ऐसा है जो ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो वो है इन्वर्टेज। तो यही से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एज वी ऑल नो कि नाइट्रोजन साइकिल, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ईस्ट सेल, किसकी बात हो रही है, इन अ ईस्ट सेल, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस अ नेट एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एज वी ऑल नो कि एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई phosphate, that is also known as energy currency of cell। यहाँ तो ये चीज आपको सबको पता होगी, ठीक है। एज वी ऑल नो रेस्पिरेशन क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी को कोई डाउट कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, अब इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस 36 ATP, यानी कि 36 ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, या फिर 38 भी हो सकता है, 36 और 38 ATP, ठीक है। ये बात की हमने किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्वेश्चन में पूछा है इन अ ईस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस अ नेट एटीपी, कितना, 4 ATP, 36 2 ATP। तो जो 36 ATP है वो किसके केस में है, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। वही बात करी जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, वही अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, यानी कि इन किसके प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, दैट इज 36 ATP और 38 ATP। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस 2 ATP, ठीक है, कि एनारोबिक respiration produce 2 ATP। क्लियर कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना था, 36 और 38, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना है, दैट इज 2 ATP, जो किस में होता है, विच अकर इन बैक्टीरिया, और किस में, कोई बताएगा, यस, ईस्ट में, ठीक है, जो कहाँ होता है, विच अकर इन बैक्टीरिया ईस्ट एंड इन आर स्केलेटन मसल्स, ओके, एंड इन आर स्केलेटन मसल्स। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज 2 ATP, जो आपका सी ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, कि डीप सी वाटर में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि गहरे समुद्र के पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। तो पहला है सनलाइट, हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल वेंट, या फिर फोर्सेस। तो बात करूं अगर मैं हाइड्रोथर्मल वेंट की, ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट। अब हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर, ओके। इसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, हाइड्रोथर्मल वेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, हाइड्रोथर्मल वेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे टाइप इज फाउंड इन डीप इन द सी वाटर, ठीक है, कि इनमें से कौन सा एल्गे टाइप ऐसा है जो कहाँ पाया जाता है,
इज फाउंड डीप इन सी वाटर। मैं अगर आपको बताऊं कौन सा एल्गे टाइप ऐसा है जो कहाँ पाया जाता है डीप इन सी वाटर, तो वो होता है रेड एल्गे, जो कहाँ पाया जाता है, रेड एल्गे टाइप is found in the sea water. Okay, is found deep in the sea water. Okay, तो आपका आंसर क्या होगा, रेड एल्गे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि मुख जो किससे डाइजेस्ट नहीं होता इन बक्कल कैविटी की, विच ऑफ द, इनमें से कौन सा मुख गुहा से पचते नहीं, यानी कि बक्कल कैविटी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो पहला है ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैटी एसिड तीनों ही बक्कल कैविटी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, देख लेते हैं जो प्रोसेस होता है, एज वी ऑल नो डाइजेशन आप सबको पता है क्या होता है, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, और जो किसके थ्रू होता है, बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और दो मेथड्स के थ्रू होता है, मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू और केमिकल मेथड्स के थ्रू। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, ये आप सबको पता है, एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। आफ्टर दैट इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये आप सबको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, और लार्ज इंटेस्टाइन सीजियम, कोलोन एंड रेक्टम। ओके, आफ्टर दैट कि डाइजेशन दो तरीके से होता है, पहले बताया था, एक तो मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी में होता है। तो टाइलिन जो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन सलाइवा में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फूड इज मेनली किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ स्टार्च। तो जो टाइलिन है वो डाइजेस्ट होता है ओनली राइप एंड कुक स्टार्च, तो इट डज नॉट डाइजेस्टेड रॉ स्टार्च। 30% स्टार्च इन द बक्कल कैविटी इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिन। किसके थ्रू? टाइलिन के थ्रू। तो बक्कल कैविटी सिर्फ किसे डाइजेस्ट करता है, कैन ओनली डाइजेस्ट स्टार्च। और क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, तो ना तो ग्लूकोज, ना ही प्रोटीन, ना ही फैटी एसिड। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द प्रोटीन एंड लिपिड जो किस लिए एसेंशियल है, विच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, तो ऑप्शन ये आपका इनकरेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, गोल्जी apparatus भी नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ हम जाएंगे आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स सी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वी ऑल नो किसका पार्ट है, ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो स्कैटर्ड होती है इन द साइटोप्लाज्म एंड कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल, ट्यूब्यूल, सेक्स और वेसिकल्स। ये हमने सेल चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, ये हमारे इसके लिए किया था, डिटेल चैप्टर है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रॉपर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, तो आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट कि राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ईआर को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। तो अगर राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ठीक है, इफ देयर आर नो राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इट मींस वो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, साइट है ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जिस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल आउटर लेयर कहा जाता है ऑफ द सेल। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, बेसिकली एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, गोल्जी apparatus इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइल साइक्लिंग, की साइक्लिंग करते समय
a student met with an accident in which two long bone of his right hand, कि उसके राइट हैंड की जो दो बोन्स हैं वो क्या हो गई, डिसलोकेट हो गई। तो उस डिसलोकेशन के पीछे पॉसिबल रीजन क्या है? तो टेंडन्स का ब्रेक होना, लिगामेंट का ब्रेक होना, या फिर स्केलेटन मसल्स का ब्रेक होना, या फिर एरुलर टिश्यू का ब्रेक होना। तो उस केस में क्या होगा, उसके लिगामेंट्स ब्रेक होंगे। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। टेंडन्स, टेंडन्स एज वी ऑल नो दैट इज अ रेगुलर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो कनेक्ट करता है बोन्स एंड मसल्स। ये टफ होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं और नेचर में फाइब्रस होते हैं। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो दो लॉन्ग बोन ऑफ द हैंड ये डिसलोकेट हुई है, तो टेंडन ब्रेक होना इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स टिश्यू ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं स्केलेटन बोन से, जो बेसिकली हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। स्केलेटन मसल्स कनेक्टेड होते हैं बोन से, किसके थ्रू, टेंडन्स के थ्रू, और ये क्या क्रिएट करते हैं, द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू अनदर। तो द ब्रेकेज ऑफ स्केलेटन मसल्स वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बोन्स के डिसलोकेशंस के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है एरुलर टिश्यू। ये एज वी नो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन। तो ये एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, फॉर एपिथेलियम, एंड हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं टिश्यू रिपेयर में। तो बेसिकली जब उसके राइट हैंड की जो दो लॉन्ग बोन्स थी वो डिसलोकेट हुई, तो रीजन क्या था उसका, कि जो लिगामेंट है वो ब्रेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट रिमूव द टिप ऑफ अ शुगर केन प्लांट, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ने क्या किया, शुगर केन प्लांट की टिप को रिमूव कर दिया। तो उसने देखा कि जो प्लांट है वो फिर भी स्टिल ग्रो कर रहा है लेंथ में। तो ये किसके प्रेजेंस की वजह से हुआ, अपिकल मेरिस्टम की वजह से हुआ, कैम्बियम की वजह से हुआ, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से हुआ, या फिर लेटरल मेरिस्टम की वजह से हुआ। तो बेसिकली मैं बात करूं किसकी, शुगर केन की, ठीक है। शुगर केन कोई बताएगा कैसा प्लांट है, तो शुगर केन बेसिकली एक मोनोकोट प्लांट है, ठीक है। कैसा प्लांट है शुगर केन, एक मोनोकोट प्लांट है, ये आप सबको पता ही है। आफ्टर दैट ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या कंटेन करता है, कंटेन इंटरकैलरी मेरिस्टम, ओके। ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है कि जब वो शुगर केन की टिप को रिमूव कर रहा है, वो प्लांट ग्रो कर रहा है, तो क्या प्रेजेंस है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंस है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। Aves have feather-covered body, forelimbs are modified as wings and breathe through lungs। तो बात तो ए ऑप्शन तो आपका क्या है, सही है, क्योंकि एवीज की क्या होते हैं, फेदर कवर्ड बॉडीज, ठीक है। फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स एंड किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू, तो ये तो सही है। एवीज आर वार्म ब्लडेड, एग लेइंग एंड 4 चैम्बर हार्ट, ये भी सही है। एम्फीबियंस, फिशेस एंड रेप्टाइल्स और ओविपेरस, तो ये तो गलत है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस, तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बी एंड डी। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, आर.एच. विटेकर ने, आपको पता है सबको, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, और एनिमेलिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द फॉलोइंग फाइलम। ये आप सबने पढ़ लिया होगा, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, स्टेनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा को बेसिकली हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमेलिया। तो ओविपेरस एज वी ऑल नो वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं, और विविपेरस जो क्या कर देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो बेसिकली एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग ट्रू फिश इज, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश है, डॉग फिश है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, या फिर स्टार फिश है। तो बात करूं डॉग फिश की, किसकी, डॉग फिश की। क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सी ट्रू फिश है, तो स्कॉलिडोन को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डॉग फिश। स्कॉलिडोन इज ऑल्सो नोन एज डॉग फिश, और यही क्या है, स्कॉलिडोन इज ऑल्सो नोन एज डॉग फिश, और यही क्या है, दैट इज अ ट्रू फिश। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज अ
करेक्ट आंसर की जो सिल्वर फिश की अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की, तो ये क्या है, दैट इज अ इंसेक्ट। ये क्या है, दैट इज अ इंसेक्ट। और स्टार फिश, ठीक है, और जेलीफिश, तो ये भी ऑप्शन ये ट्रू फिश नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद जेलीफिश, ये क्या होते हैं, चलो एक बार देख ही लेते हैं इसे भी। द फाइलम Chordata and vertebrate include two fishes. Okay, the fishes belong to the super class that is Pisces. Okay, to be a true fish, a fish must have fins, gills and a vertebra. Okay, dogfish are vertebra, मतलब जिसका मतलब आप सबको पता है क्या होता है, बैकबोन। जो बिलोंग करता है कौन से फाइलम से, Chordata से, ये भी पूछ लिया जाता है। और किस आर क्लासिफाइड अंडर सब क्लास दैट इज Chondrichthysis इन क्लास Pisces. ओके, डॉगफिश आर कार्टिलेजिनियस फिश, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनियस स्केलेटन। डॉगफिश कोई कॉमन नेम क्या है, स्कॉलिडोन है। ये मोस्टली मैराइन फिश है। इनके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। आफ्टर दैट गिल स्लिट्स आर जनरली 5 पेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और हर्ट इज 2 चैम्बर, 1 यूरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, एंड जेलीफिश ये इन्वर्टिब्रेट है जो बिलोंग करती है फाइलम सीडेंट्रेटा से। जेलीफिश फाइन्स एंड गिल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, तो ये ट्रू फिश नहीं है। कॉमन नेम यूरेलिया। स्टारफिश इन्वर्टिब्रेट है जो बिलोंग करता है एक्टिनोडर्मेटा से, ठीक है, ये भी कॉमन नेम क्या है, एस्टेरियसिस। सिल्वर फिश ये भी इन्वर्टिब्रेट से जो बिलोंग करता है किस फाइलम से, आर्थ्रोपोडा, एज वी ऑल नो दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम। और जो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, तो ये भी ट्रू फिश नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 कॉमन गैसेस, कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इनमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। तो आप सबको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो इन रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट होते हैं दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Product of incomplete combustion that is carbon monoxide used in water purification system। तो हम किसे यूज करते हैं, क्लोरीन को, that is Cl2। उसे अभी मैंने छोड़ दिया फिलहाल के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड O2 CO2, तो ये तो पहली गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट कंबक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत हो गया। तो बी और सी तो ऑलरेडी हो गए गलत, ठीक है। यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, तो वो कौन यूज होता है, क्लोरीन। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि आपका ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, तो डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है तो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। एज वी ऑल नो कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो डी, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फूड चेन if the energy available to the organism of the fourth tropic level is 50 joule, the energy made available by the product for the organism of the immediate next tropic level is। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, और जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हो तो प्लीज मार्क कर दिया करो, होमवर्क मार्क करके कि 16 का ए है, बी है, सी है, जो भी मार्क करना है, बट प्लीज नंबरिंग जरूर मार्क करो, और एटलीस्ट ये भी मार्क कर दे कि ये जो क्वेश्चन था ये होमवर्क का था। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, वेरिएशन इज मिनिमम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज वी ऑल नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो मिनिमम नहीं होता, अगर यहाँ मैक्सिमम होता, ठीक है, अगर इस केस में मैक्सिमम होता तो हम किसके साथ जाते, फर्स्ट के साथ जाते, बट क्या है कि मिनिमम है, तो ये तो हो गया गलत। चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, बात तो सही है, तो बी तो सही है। सी देख लेते हैं कि जितने भी वेरिएशन होते हैं स्पीसीज में, सबके पास इक्वल चांस होता है सर्वाइवल का, कि ऑल वेरिएशन इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। क्या सबके पास इक्वल चांस होता है सर्वाइवल का, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो जो आपका ए और डी है, सॉरी बी और डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ए एंड सी गलत, बी एंड सी गलत, ए एंड डी गलत, बी एंड डी दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ताजमहल इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन। एज वी ऑल नो कि जो ताजमहल है दैट इज अ विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन विच हैज लाइक द सेम टू सफर फ्रॉम मार्बल कैंसर। तो ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये एसिड रेन की वजह से हो रहा है। फोटोकेमिकल स्मोक गलत, एसिड रेन करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर भी चुके हैं, और
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला है थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, की जो थायरोक्सिन है वो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी और फैट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, बात तो सही है, ठीक है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो ये बात आप सबको पता है कि जो आयरन है वो थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसके बाद थायरोक्सिन को हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, बात तो सही है। थायराइड ग्लैंड को रिक्वायर आयोडीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये भी सही है। तो ए सी डी सही होगा, ए एंड बी गलत, सी एंड डी गलत, ए सी डी जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है शायद एनवीएस में, हाँ एनवीएस या केवीएस में से किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल्स विद इन स्टाइलर टिश्यू वो किस वजह से होता है, तो वो होता है कीमोट्रोपिज्म की वजह से। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा कीमोट्रोपिज्म दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन ह्यूमन बींग्स में जो पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, सेरिबेलम के थ्रू, सेरिब्राम्स के थ्रू, पोन्स के थ्रू या फिर मेड्यूला के थ्रू। तो बेसिकली वो किसके थ्रू होता है, वो होता है सेरिबेलम। ये क्या करता है, इट कंट्रोल बैलेंस कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, इट कंट्रोल बैलेंस कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, ठीक है। बेसिकली ये बैलेंस को, कोऑर्डिनेशंस को, मूवमेंट को और इवन मोटर स्किल्स को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड मोटर स्किल ऑल्सो, ठीक है, मोटर स्किल्स को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और इसका मेजर रोल किस में होता है, कॉग्निशन एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन language, cognition and language processing में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है जी। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निशन एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एज वी ऑल नो दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, second largest part of the brain, okay ये क्या है, that is the second largest part of the brain। और brain as we all know जो हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 22 है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है अबाउट द इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में, फोटोसिंथेसिस आप सबने पढ़ा, इजी है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। चलो देखते हैं। पहला है एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, सबको पता है, चाहे वो डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, कोई भी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, बेसिकली सबके लिए एनर्जी जरूरी होती है, बात तो सही है। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, की जो ऑर्गेनिज्म है वो टाइम के साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ये भी बात सही है। देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग सेल, क्या कोई मूवमेंट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का अमंग सेल, तो ये बात है गलत। ऑर्गेनिज्म रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है। तो ए बी एंड डी, तो आपका फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, जो आपका थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड डी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the part of alimentary canal which receive bile from the liver is esophagus, stomach, large intestine या फिर small intestine। ये क्वेश्चन आपको सबको आता होगा कि द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो विच रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर इज दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सेल ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है तो गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम गलत, माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर कि इनके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो आज की फर्स्ट क्लास में बेसिकली हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, तो उनका आंसर आप जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।